नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स। और आज आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं, डायरेक्टर है एमिरेट्स एनवीटी से दुबई से। वंदना भारती हैं, एवीपी कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। और किशोर नारने हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। गोल्ड और सिल्वर से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर दबाव है। जिस तरह से यूएस में अगस्त महीने के सीपीआई आंकड़े अनुमान से ज़्यादा थे, 8.1% का अनुमान था और ये आंकड़ा 8.3% का था। डॉलर में वापस से मजबूती दिख रही है, ट्रेजरी यील्ड भी मजबूत है, उससे यहाँ पर गोल्ड पर दबाव है। हालांकि की गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्रूड की बात करें तो आज दबाव दिख रहा है, $92.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आप भी कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस करीब 2% की तेजी एमसीएक्स पर दिख रही है, 670 के बेहद करीब है एमसीएक्स पर भाव। कॉपर, चीन में लॉकडाउन की चिंता मेटल की कीमतों पर है। हालांकि आज एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 653 रुपए के आसपास कॉपर, जिंक 286 के आसपास, 200 रुपए के आसपास एल्युमिनियम और लेड 178 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल जहां पर आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर मेंथा का भाव 985 रुपए के आसपास है। कॉटन लगातार गिरावट अब हावी हो गई है, बेहतर बुआई के नंबर आए हैं, पिछले साल से ज्यादा बुआई के नंबर आ रहे हैं और जो नई आवक है, नए सीजन की जो आवक है वो भी जल्द शुरू होने की खबर है, उससे भी दबाव है। 34,800 रुपए तक एमसीएक्स पर भाव फिसल चुका है। हल्दी अच्छी बुआई है, 7,100 रुपए के नीचे आज यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। जीरा और धनिया यहाँ पर भी कमजोरी है, धनिया में गिरावट आज सबसे ज्यादा स्पाइसेस में दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। जिस तरह के आंकड़े आए हैं महंगाई के, क्या उसी का असर है या कुछ और? किशोर सर, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की जो ये कमजोरी दिख रही है ये और बढ़ेगी या बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट काफी समय से एंटिसिपेटेड है और काफी समय से हम लोग वही देख रहे हैं और उसमें कुछ ज्यादा कुछ बदलाव है ही नहीं है। और अगेन महंगाई के आंकड़े का नंबर्स एक्सपेक्टेशन के बराबर है, बट एट द सेम टाइम कि ब्याज दरों में जो बढ़त जो हो रहे हैं कि उसका जो रफ्तार है वो कम होने का कुछ ज्यादा गुंजाइश दिख नहीं रहे हैं। और हाल फिलहाल के लिए मार्केट्स कुछ डायरेक्शनलेस है। इसके लिए थोड़ा बहुत न्यूज़ के लिए वेट करेंगे। अगर इंट्राडे और एक दो दिन का अगर हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस रहेगा दोनों गोल्ड सिल्वर में। गोल्ड आई थिंक 50,200 के आसपास एक बार बिकवाली का सलाह दे सकते हैं। 49,900 का टारगेट के लिए 50,350 का स्टॉप लॉस के साथ अगेन बहुत ही छोटा सा कॉल है, 300 रुपए का टारगेट है। एंड जहां तक सिल्वर की बात है, प्रॉब्ली 56,800 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 56,000 का टारगेट के लिए। लेकिन दोनों छोटा सा टेक्निकल कॉल से कुछ बड़ा डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, ये रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज का मार्केट है, रेंज का फायदा उठाइए। 49,900 के टारगेट के लिए आपको बेचना है, 50,200 का। सर आपने स्टॉप लॉस क्या बताया था गोल्ड में? गोल्ड में 50,350 का स्टॉप लॉस है। ओके, 50,350 का स्टॉप लॉस भी जरूर फॉलो करें। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए आज? विश्वमन जी, जो मेजर ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक रहेगा क्योंकि कल के डेटा के बाद अब इतना तो तय हो गया कि 75 बेसिस पॉइंट इस पर हायर प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो। तो मेरे ख्याल से एक दबाव बना रहेगा। लेकिन अगर घरेलू बाजार की चाल देखें टेक्निकल, तो 50,000 से नीचे बहुत ज्यादा स्टे नहीं करता है सोना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ये फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आ सकता है। मैं बहुत ज्यादा अपसाइड के पक्ष में नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50,125 के करीब अगर हम बाइंग करते हैं तो छोटा सा यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता है, वो है 50,400 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,000 का लगा के चलना होगा। ओके, तो एक दायरे की ही उम्मीद है, तो उस दायरे में आपको ट्रेड करना है, उस रेंज का कैसे आपको फायदा उठाना है। ये दोनों ही कॉल्स जो किशोर सर दे रहे हैं या वंदना जी दे रहे हैं, डे ट्रेडर्स के लिए हैं, इनको फॉलो करें। और जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। अब धर्मेश जी, पोजिशनल नजरिए से आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में अभी भी टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों मुझे वीक लग रहा है। इनफैक्ट पिछले शो में भी मैंने कहा था कि 17 के स्तर ब्रेक करेगा और मार्केट $1,700 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है टेक्निकली $1,680 से $1,675 आपको शीघ्र ही देखने मिलेगा।
डॉलर इंडेक्स काफी फर्म हो रहा है, इन्फ्लेशन डेटा हाई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है नहीं मार्केट में। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो श्राद्ध के महीने स्टार्ट हो गए, तो श्राद्ध में कोई नया बायर्स नहीं आएंगे मार्केट में। तो ऐसा ओवरऑल पैक अगर आप देखिए तो ओवरऑल मंदी है मार्केट में, एक्सपेक्ट करिए कि ये मंदी जारी रहेगी। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं भी किशोर से सहमत हूँ। फंडामेंटली मार्केट एकदम रेंज में चल रहा है, ना कोई दायरा है, दिशाहीन है मार्केट, बट उछाले पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ से 400 से 500 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $20 की गिरावट मुझे लगता है कि मार्केट आ सकती है आने वाले समय में। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेरे सोने में रहेगी। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पर काम करें। 400 से 500 रुपए की गिरावट यहाँ से धर्मेश जी को और दिखती है, लेकिन जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस का ध्यान आप लोग जरूर रखें। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में आज दबाव है, आधे से 1% तक की गिरावट है। ब्रेंट 93 के आसपास और MCX क्रूड 6,900 रुपए के आसपास है। किशोर सर, क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से? विश्वमान, यहाँ पे जो आपका जो इन्फ्लेशन नंबर्स आया है, अगेन वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो रेट हाइक से कंटिन्यू रहेगा रेट हाइक्स। और इसका मतलब ये है कि इंटेंशनली हम ग्लोबल इकोनॉमी को, स्पेशली खास करके जो यूएस इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का कोशिश करेगा, बिकॉज ब्याज दरें बढ़ते रहेंगे। अनदर 75 बिप्स का रेट हाइक आएगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 तक आपको शायद 2 रेट हाइक्स और आएंगे। तो ये एनी कंजम्पशन मटेरियल पे, इंक्लूडिंग एनर्जी, जहां पे कंजम्पशन पे दबाव डालेगा, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड रिसेशनरी कॉजेस है। तो मेरे हिसाब से इसका जो नेगेटिविटी है वो प्ले आउट हो रहा है मार्केट में। और सो हाल फिलहाल के लिए इसमें जो भी थोड़ा सा उछाला आता है तो यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 6,850 के आसपास का टारगेट्स रख सकते हैं। 7,020 को स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बिकवाली कर सकते हैं। बट अगेन आई थिंक अगर आप WTI देखेंगे तो प्रोबेबली यहाँ से 6,700 6,650 के नीचे मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता है। आई थिंक हालांकि सेंटिमेंटली वीक है तो प्रोबेबली यहाँ पे बिकवाली का राय अपनाना चाहिए। बट आप बहुत ही ज्यादा डाउनसाइड, मतलब $5-6 का डाउनसाइड एक्सपेक्ट ना करना बेहतर रहेगा। ओके, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करें, लेकिन बिकवाली की ही यहाँ पर सलाह दी जा रही है। धर्मेश जी, आपका व्यू क्रूड पर? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो फंडामेंटली मार्केट में काफी अच्छी वीकनेस देखने मिली है। पिछले शो में $80 के टारगेट्स के लिए हमने कहा था और मार्केट ऑलमोस्ट $80 से बाउंस किया हुआ है, ऑलमोस्ट 89 पे चला गया था। तो बाउंस बैक आई है, ये एक हेल्दी करेक्शन कह सकते हो। मैं भी सहमत हूँ बाकी निवेशकों से कि एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में ये लेवल पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जब तक मार्केट $90, WTI की बात करता हूँ मैं, $90 के जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों साइड वीकनेस जारी रहेगी। अगर तेल इतने हाई होता है और डॉलर इतने तेजी से बढ़ रहा है तो काफी सारे देश को इफेक्ट होगा, उनके करेंसी को इफेक्ट होगा, स्पेशली इंडियन करेंसी भी वीक हो सकती है इस कारणवश। तो प्रेशर जरूर रहेगा प्राइस में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से $3 से $4 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर डोमेस्टिक मार्केट की कंपैरिजन कर सकते हो तो 6,750 से लेकर 6,700 तक के टारगेट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे बिकवाली करके चलिए। 7,000 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और डाउन साइड 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको मिलेगी। फंडामेंटली टेक्निकली दोनों साइड वीक ही है मार्केट। ओके, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों कमज़ोर लग रहा है। और जिस तरह से जो दूसरे करेंसी में होल्ड कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले, अगर वो करेंसी कमज़ोर रह रही तो उनके लिए भी नुकसान है, इकॉनमी के लिहाज से भी ये नुकसान की खबर होती है। तो $3 से $4 की गिरावट यहाँ पर दिख रही है क्रूड में, और 3 से 400 रुपए की MCX पर भी गिरावट आ सकती है यहाँ पर। तो आप जो भी बिकवाली करना है तो 7,000 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। अब वंदना जी, टेक्निकली आपको MCX क्रूड और MCX पर नेचुरल गैस क्या टारगेट दे रही हैं आप? विश्वमान जी, 2-3 ट्रिगर्स है यहाँ पे जो कि वीकनेस की तरफ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं। एक तो आज इन्वेंट्री आनी है, वो भी बढ़ के आनी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा और कुछ डेटा यूएस से आएगा, वो भी वीक आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि डाउनसाइड जो है वो ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। सेलिंग करके चलना चाहिए, 69.25 पे सेलिंग करना चाहिए। 6,800 का टारगेट होगा, 7,000 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 6,600
तक आएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $82 एक सपोर्ट हो सकता है, $90 एक रेजिस्टेंस है नाइमिक्स क्रूड के लिए। नेचुरल गैस में स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि कॉन्टिनेंट वाइज ये ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंट वे में ट्रेड कर रहा है और सीजनल पैटर्न पे ये ज्यादा जाता है, तो आने वाले टाइम में जो कहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर ये थोड़ा सा वार्म है तो कूलिंग डिमांड इसकी रहेगी, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे बना रह सकता है। तो नेचुरल गैस में यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी, 669 पे यहाँ पे बाइंग करना, 689 का टारगेट होगा, 659 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा इसमें। ओके, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है क्रूड को लेकर। तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि कच्चा तेल आपको यहाँ पर बेचना चाहिए और एनजी में खरीदारी की सलाह है, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे और रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में गैप रखे, रिवॉर्ड ज़्यादा हो और रिस्क कम हो, ताकि अगर सक्सेस रेट 50% से भी कम हो किसी भी एक्सपर्ट का तो भी आपको नुकसान नहीं हो। 30-40% सक्सेस रेट में भी आपकी कमाई हो सकती है अगर आप रिस्क कम रखे और रिवॉर्ड ज़्यादा करे और वेट करे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने के तेल के बाद अब हम बात करेंगे कच्चे तेल के बाद अब बात करेंगे खाने के तेल की। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी साहब जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सी के जो नंबर आए हैं आप लोग की तरफ से शेयर किए गए थे, इसमें रिफाइंड तेल इंपोर्ट वापस से बढ़ने लगा है और अगस्त के महीने में देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और ख़ास करके पाम तेल इंपोर्ट में तेज़ी से उछाल लग रहा है। क्या इससे घरेलू इंडस्ट्री को कितना दिक्कत हो सकता है? हालांकि गैप अभी है क्रूड पाम तेल और रिफाइंड में, उसके बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं रिफाइंड तेल के इंपोर्ट? रिफाइंड तेल के इंपोर्ट बढ़ने का मेजर कारण क्या है कि वो वहाँ इंडोनेशिया में इतना ज्यादा भरावा हो गया था तेलों का, तो उन लोगों ने रिफाइंड को काफी हेवीली डिस्काउंट करके हिंदुस्तान में भेजा है। और जो प्राइस डिफरेंशियल है बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड वो करीबन आज की तारीख में 8-8.5% के आसपास है। तो वो उससे हिंदुस्तान में पामोलिन का इंपोर्ट बढ़ रहा है। ये डेफिनेटली अपने इंडियन इंडस्ट्री के हित में तो नहीं है, पर एक चीज मैं ये देख रहा हूं कि आज की तारीख में पाम ऑयल सबसे ज्यादा कंपेटिटिवली प्राइस्ड ऑयल है। आज $250 से $300 का उसका डिफरेंस हो गया है सोया और सन से। तो पाम का इंपोर्ट तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और बढ़ता रहेगा बिकॉज ऑफ प्राइस एडवांटेज। ओके, यानी पाम का इंपोर्ट और बढ़ता रहेगा। और जिस तरह के नंबर भी आ रहे हैं इंडोनेशिया का, देखिए अगर नवंबर से अगस्त के महीने में 9.25 लाख टन का इंपोर्ट आरबीडी पामोलिन का हुआ है। क्रूड पाम तेल का करीब 12.5 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। और हालांकि सर क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट मलेशिया से ज़्यादा हुआ है, जबकि आरबीडी का इंडोनेशिया से हो। डिस्काउंट का ही फैक्टर जैसा आपने बताया, लगता है यही फैक्टर यहाँ पर भी काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। पर अगर आप लास्ट मंथ का अगस्त महीने का अगर आप इंपोर्ट देखें हिंदुस्तान का, तो तकरीबन 9 समझ लीजिए 9.8 लाख टन के आसपास तो आया है पाम, जिसमें कि रफली 1 लाख कुछ 36 या कितना ये क्या नाम वो आया है ओलिन, और बैलेंस आया है ये क्या नाम सीपीओ। ओवरऑल अपना इंपोर्ट भी हिंदुस्तान का बढ़ रहा है। लास्ट मंथ में 13.75 का आसपास का इंपोर्ट है और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सितंबर मंथ में भी इंपोर्ट हिंदुस्तान का बढ़ेगा। तो एक चीज इससे ये प्रूव होती है कि जब प्राइसेस कंपेटिटिव होते हैं और नीचे होते हैं तो कंजम्पशन में डेफिनेटली थोड़ा इजाफा होता है, और अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो उससे डिमांड का भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो पास्ट में अगर आप देखें तो डिमांड का डिस्ट्रक्शन ही रहा है। और जहां तक इस साल का इंपोर्ट का सवाल है, तो हम लोगों के जो आंकड़ा ये कह रहा है कि अबाउट 6 से 7% का इस बार इंपोर्ट में इजाफा होने वाला है पिछले साल के मुकाबले। तो ये शो करता है कि अभी वापस हिंदुस्तान में कंजम्पशन थोड़ा सुधरने लगा है, जो काफी पिटा हुआ था ऊंचे भाव के लेवल पे। यानी लोगों की खपत अब बढ़ रही है। चलिए सर, अब यूक्रेन और रूस के मसले की बात कर लेते हैं। इंपोर्ट के नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं सर। नवंबर से अगस्त के जो आंकड़े हैं, क्रूड सूरजमुखी तेल सनफ्लावर का जो इंपोर्ट हुआ है वो करीब 8.5 लाख टन यूक्रेन से हुआ है, रूस से करीब 4.25 लाख टन हुआ है। तो क्या इंपोर्ट दिक्कत नहीं हुई इस दौरान? तो नंबर काफी अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और आपका जो आपने ये स्टडी की है बिल्कुल सही स्टडी है। हम लोगों को यह अंदाज था कि हिंदुस्तान में सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट
मार खाएगा बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पे हुआ नहीं है। अगर हम लोग लास्ट ईयर नवंबर से लेके अभी अगस्त तक का आंकड़ा देखें तो लास्ट ईयर हम लोगों ने इस पीरियड में 15.96 लाख टन, मतलब यानी रफली 16 लाख टन के आसपास सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था हिंदुस्तान में। इस साल ऑलरेडी जो अपना अगस्त तक के इंपोर्ट्स हैं रफली 16,40,000 टन के आसपास है। तो दैट मीन्स ये अपना इंपोर्ट बढ़ा है। और सोया का भी इंपोर्ट ओवरऑल हिंदुस्तान में काफी बढ़ा है इस पीरियड में। लास्ट ईयर जो था हम लोगों ने करीबन 24 लाख टन के आसपास इंपोर्ट किया था। इस साल जो अभी तक अगस्त तक का जो आंकड़ा है वो है करीबन 36 लाख टन सोया इंपोर्ट हुआ है। जो एक ही तेल जो ओवरऑल में जो कम हुआ है हिंदुस्तान में वो रहा है पाम। और अब इन दिनों जो कि पाम हाईली कंपेटिटिव हो गया है तो मैं समझता हूँ जो गैप है पाम का वो भी धीरे धीरे लास्ट ईयर के मुकाबले हिंदुस्तान में पाम भी बढ़ जाएगा। आज की तारीख में अगस्त तक पाम का इंपोर्ट रिलेटिवली पिछले साल के मुकाबले कम है। सर दाम 4 महीने से लगातार कम हो रहे हैं खाने के तेल के, और जिस तरह से ट्रेंड है लग रहा है आगे भी कम होंगे, और फेस्टिव सीजन में एक अच्छी खबर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि खपत भी बढ़ रहा है, और जो रेट आप लोगों ने दिए हैं कि घरेलू भाव हैं वो आरबीडी पामोलिन का जो 9 सितंबर का जो भाव है करीब करीब 94.5 है पर केजी के हिसाब से। रिफाइंड सोया तेल 121 है, रिफाइंड सनफ्लावर 138 है। सर रिटेल में उस तरह का फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खुद खरीदता हूं तो मुझे दिख नहीं, इससे काफी ऊपर है रिटेल में दाम। रिटेल में तो क्या है, वो रिटेलर्स के पास पुराने भाव का तेल अगर उनके पास होगा तो वो तो कोशिश यही करेगा कि उसको नुकसान ना हो। जो भी नुकसान होता है वो इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो इंडस्ट्री जो अब तेल देगी वो मार्केट में और आपके घरों में आने में उसको मिनिमम 10 से 15 दिन का वक्त और ज्यादा लगता है। पर अगर सिस्टम के अंदर पुराने भाव का तेल मौजूद है तो वो रिटेलर तो पहले यही कोशिश करेगा कि उसका नुकसान जितना कम हो सके उतना कम करे। बट डेफिनेटली भाव तो घटेंगे और मैं समझता हूँ दिवाली आने तक आपको ये अच्छा लेवल दिख जाएगा। मतलब पामोलिन का तो लेवल आज की तारीख में ऑलरेडी 90 रुपए की रेंज में आ ही गया होलसेल में, और सोया रिफाइंड भी मैं समझता हूँ आज की तारीख में 115 रुपए के लेवल पे आ गया है। तो ये सब बाजार तो प्रेशराइज तो होगा ही होगा। सूनर और लेटर होलसेल के प्राइसेस रिटेल में रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, यानी आने वाले समय में और दाम कम हो सकते हैं, और वक्त भी लगता है रिटेल में आने के लिए, और दाम भी इतने फ्रैगमेंटेड मार्केट है कि अलग अलग दाम रहते हैं अलग अलग मार्केट को लेकर। तो रिटेल में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखता जितना होलसेल भाव में दिख रहा है। चलिए सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा सोइंग को लेकर। जिस तरह के सोइंग के नंबर आ रहे हैं, हालांकि सोइंग के नंबर उस तरह के नहीं है जितने बढ़ने चाहिए थे। जिस तरह से सरकार का फोकस है वो फोकस का असर या फायदा तो नहीं दिख रहा है सोइंग नंबर में, वो पिछले साल के आसपास ही है। ऐसे में लग रहा है इसी सोइंग नंबर पे हम पिछले साल में काफी ऊंचे भाव पर थे, और आप कह रहे हैं कि खपत भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या दाम कैसे कम हो पाएगा? सोइंग तो वही है जो पिछले साल था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक बात तो अपने को मान के चलना पड़ेगा कि हम लोगों की इंपोर्ट डिपेंडेंस तो कोई कम होने वाली दिखाई नहीं देती है। अपने जो आज भी 60-65% के आसपास की अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो आने वाले दिनों में भी रहने वाली है। और इंटरनेशनली बाजार चूंकि आगे के और नरम भी दिखाई दे रहे हैं, तो जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, कंज्यूमर को मैं नहीं समझता कोई ज्यादा तकलीफें इस साल होने वाली हैं। लास्ट ईयर तो सप्लाई चेन भी बहुत ज्यादा हेवीली डिस्टर्ब रही थी। रशिया यूक्रेन लड़ाई और इतना सब जो उठापटक हुई थी बिकॉज ऑफ कोरोना और सब, उसने बाजारों को थोड़ा डिस्टॉर्ट किया था। इस साल मेरे को अभी के हालात में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट हाँ, ये बात सही है कि अभी जो हिंदुस्तान को जो मौका था कि इस बार अपना ऑयल सीड का रकबा अच्छा खासा बढ़ाएं, वो नंबर्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड की बात थी वो लगता है अभी केवल बात ही बात रह गई है, अनाउंसमेंट तक है। और सोइंग के नंबर में भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है पिछले साल के आसपास, और कुछ तिलहन खासकर के मूंगफली के तो उत्पादन काफी कम दिख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। ऐसे में उम्मीद कम है कि घरेलू उत्पादन बढ़े, भले ही कंज्यूमर्स को राहत मिल जाए, लेकिन इंपोर्ट बिल की जो आफत है वो आगे भी बनी रहने की संभावना दिख रही है। शुक्रिया सर,
आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, कहिए जो सर। हिंदुस्तान का जो ऑयल सीड कल्टीवेशन है ना, मेजर इज मस्टर्ड, तो हम लोगों को मस्टर्ड पे थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। और इस बार जो ग्राउंड का लेवल का मॉइस्चर वगैरह है वो अच्छा दिखता है। अगर मस्टर्ड का रकबा बढ़ गया तो वो डेफिनेटली हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अच्छी खबर होगी। ओके, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि मस्टर्ड पूरे ही नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया को लेकर ये भी चिंता है कि वहाँ पर बारिश, कई सारे ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर बारिश काफ़ी सामान्य से कम भी हुई है, ये भी एक चिंता है। तो देखते हैं जब हम रबी सीजन में जाएंगे तो कितना मॉइस्चर ज़मीन के नीचे बचता है। तो होप अलर्ट की बात है, ये नहीं कि डराने वाली बात नहीं है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की ओर रुख करते हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल आज बहुत ही रेंज में कारोबार हो रहा है। जिंक, एल्युमिनियम हल्की तेजी, कॉपर हल्की गिरावट। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है, कुछ पसंद आ रहा है इस रेंज बाउंड मार्केट में मेटल में? आई थिंक यहाँ पे क्या है कि सडन जो डॉलर में जो स्पाइक आया है आफ्टर द इन्फ्लेशन नंबर्स, वो काफी हद तक मेटल को दबाव में रख रहे हैं। बट हालांकि जो मेटल का अपना अपना दोनों का जो फंडामेंटल्स अलग अलग है, और हाल फिलहाल के लिए तो जो ब्रॉडर मेटल्स है, स्पेशली जो कॉपर, मुझे थोड़ा बहुत इवन स्ट्रांग लग रहा है। बट आई थिंक रेदर देन करंट लेवल्स यहाँ पे 650 या 651 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 647 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड अपसाइड में 657 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, आई थिंक थोड़ा बहुत इसमें वीकनेस और बाकी है। आई थिंक इवन एट करंट लेवल्स या 203 के आसपास मैं बिकवाली का सलाह दूंगा। 199 का टारगेट रहेगा, 205 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक ब्रॉडर सेंस में अगर देखें तो थोड़ा बहुत इसमें डॉलर का ज्यादा इम्पैक्ट है एज ऑफ नाउ। और डॉलर को रूपी को लेकर आपका क्या व्यू है किशोर सर? आई थिंक डॉलर अगेन इंट्राडे में तो एक्चुअली थोड़ा बहुत अभी वीक रहेगा बिकॉज ऑफ अगेन द ब्रॉड सेंस। बट आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम लोग आई थिंक 82 की तरफ जा रहे हैं, और इसमें जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगा। बट स्पेशली लास्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो फ्लोज देखे हैं, इक्विटी फ्लोज देखो या ओवरऑल इक्विटी मार्केट का जो सेंटिमेंट्स देखें, उसके वजह से जो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिला। बट ब्रॉडर डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत है और उसका असर हमको भी शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, वन्ना जी, मेटल में आपकी टॉपिक क्या है आज? विश्वमोहन जी, सारे मेटल्स जो हैं अपने ओन फंडामेंटल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है ये कमोडिटी, और वहां से थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 201 रुपए 50 पैसे के करीब खरीदे तो 204 तक का जो भाव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 200 रुपए का। ओके, तो एल्युमिनियम इनकी टॉपिक है, 200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब धर्मेश जी, आपकी पोजिशनल पिक क्या है आप बेस मेटल्स में? मेरी पोजिशनल पिक कॉपर में रहेगी। मैं कॉपर में अभी भी बिकवाली की सलाह दूंगा। पिछले 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 20 से 30 रुपए की गिरावट आपको कॉपर में देखने मिली है। 670 से ऑलमोस्ट 650 के नीचे आ चुका है। फंडामेंटली अभी भी मार्केट वीक है। डॉलर की तेजी के कारण और मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। 630 तक के टारगेट के लिए आप महीने भर के अंतराल के लिए पोजिशनल देख सकते हो तो 630 टू 615 तो इसका पहला लो था, वहां पे मार्केट एक बार टेस्ट कर सकता है। तो 20 से 25 रुपए की गिरावट आपको मीडियम टर्म में और पोजिशनली 40 रुपए की गिरावट आपको कॉपर में देखने मिल सकती है। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 675 का। जब तक मार्केट 675 के नीचे रहेगा, फंडामेंटली और टेक्निकली बोथ साइड में मंदी रहेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। कॉटन पर सबसे पहले बात करेंगे कि कॉटन काफ़ी कमज़ोर होता दिख रहा है। अराइवल सीजन में जब भी कोई भी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो किसानों के लिए सबसे कम भाव हो जाते हैं, ऐसा वक्त होता है और इस तरह के एक माहौल भी बनते हैं मार्केट में कि उत्पादन इस बार ज़्यादा है। पिछली बार भी हमने देखा था 360 लाख गांठ तक के उत्पादन का अनुमान था, घट के अब अनुमान आ गया है 312 लाख गांठ पे। तो उस दौरान ऐसे माहौल बनते कि बहुत ज़्यादा उत्पादन नंबर आने वाले हैं। बाद में खबर आती है कि इंसेक्ट्स वगैरह की वजह से, पिंक वॉल बम वगैरह से फसल उतनी अच्छी नहीं है, यील्ड अच्छी नहीं है और फिर उत्पादन के नंबर कम होते चले जाते हैं। इस बार तो ऐसा नहीं है। वन्ना जी, क्या लग रहा है? सरकार 370 लाख गांठ का लक्ष्य लेकर चल रही है। कई इंडस्ट्री के लोगों से बात होती है तो उनको लग रहा है इतना उत्पादन संभव नहीं है। सुरेश कोटक साहब से बात हुई थी पिछले हफ्ते तो उन्होंने कहा था कि कंजर्वेटिव फिगर है, उससे ज़्यादा भी उत्पादन हो सकता है। क्या इतना पॉसिबल है? क्योंकि बाद में जब उत्पादन नंबर कम होने लगते हैं तब दाम बढ़ जाते हैं और जब हार्वेस्टिंग का रियल समय होता है किसानों के लिए, उस समय ही सबसे कम दाम मिलता है। क्या लग रहा है कॉटन में?
विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो नंबर्स देते हैं वो हम देते हैं जब सोइंग का डेटा आने लगता है, तभी हम वहां पे देने लगते हैं कि प्रोडक्शन इस बार ज्यादा होना है। और जो मेन होता है वो होता है कि जो फाइनल यील्ड है वो कितना आया है प्रोडक्शन में, और वहां पे जाके हम थोड़ा सा मार्क खाते हैं, क्योंकि इरेटिक रेन्स है, इस बार बारिश हुई है लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइवन था। दूसरी चीज है कि यहाँ पे वॉर्म्स का भी जो है इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। अगर सेम चीज आप देखें विश्वमोहन जी, तो ये ग्वार में भी है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना है इस बार, और फिर यहाँ पे आया है कि देखिए डिलेड रेन है और वहां पे काफी ज्यादा फसल जो है वो हीट की वजह से खराब हो रही है। तो मेरे ख्याल से 370 यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा अगर हम यहाँ पे मान के भी चलते हैं। हालांकि ये अनुमान भी अभी टू अर्ली हम कह सकते हैं, लेकिन 340 350 तक हम यहाँ पे सोच के चल सकते हैं। 370 मुझे फिलहाल तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। और लेकिन एक गिरावट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से 33,000 तक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे बॉल देख सकता है। ओके, 34,000 नीचे की तरफ आ सकता है और अराइवल का सीजन है तो आमतौर पे यहाँ पर वीकनेस दिखती है, फिर जनवरी फरवरी तक तेजी आ जाती है। शुक्रिया वंदना जी आपका, किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप